हेलो हेलो हेलो। आप सबको स्वागत है हमारे नए चैप्टर में जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये क्लास 10th के लिए कहा जाता है कि ये बहुत थोड़ा टफ चैप्टर है और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो कंपाउंड है उसको बनाना और लिखना बहुत टफ होता है। तो इसको क्या करेंगे हम, जो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। जिसका पहला पार्ट जो है इसमें हम इसका थ्योरी कवर करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है इसका जो IUPAC नेमिंग के कंपाउंड को कैसे लिखना है, नाम लिखना है, नेमिंग कैसे करना है, तो इसको क्या करेंगे, उसको सेकंड पार्ट में करेंगे जो भी क्वेश्चन वाला पार्ट है। जो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इस फर्स्ट पार्ट में बस थ्योरी इस कार्बन का कवर करेंगे। तो चलो हम देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है। जैसे और इसके अंदर जो हमारे पास जो टॉपिक है मेन, तो इसके अंदर थ्योरी कौन कौन सा है कि कार्बन एलिमेंट क्या होते हैं, और कार्बन का नेचर क्या है, वर्सटाइल नेचर क्या है कार्बन का। और जो ये IUPAC नेमिंग है इसको हम पार्ट सेकंड में करेंगे। पार्ट सेकंड में, क्योंकि इसमें जो IUPAC नेमिंग है इसमें थोड़ा मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने की इसमें थोड़ी सी हैबिट डालनी पड़ती है, तो इसको सेकंड पार्ट में करेंगे। फिर उसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में जानेंगे, और इसके अंदर कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में जानेंगे। जैसे एलोट्रॉप्स है कार्बन के हाइड्रोजन और ग्रेफाइट, और जो फ्लोरीन है वो 10th क्लास में फ्लोरीन जैसे आता नहीं है पूरा, तो बस मेन कारण है इसका, मतलब मेन याद करना है आपको डायमंड और ग्रेफाइट, इनके फंक्शन याद करने बस। तो थ्योरी का आज फर्स्ट पार्ट में इतना ही कवर करेंगे, उसके बाद हम IUPAC करेंगे सेकंड पार्ट में। तो पहले देख लेते हैं कि जो चैप्टर है, जैसे कि नाम है चैप्टर का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो कार्बन एलिमेंट क्या है, कार्बन एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं कि आपने क्लास 9th में तो पढ़ाई होगा कार्बन एलिमेंट, जिसमें उसके कार्बन के एलिमेंट के बारे में उसका मास जानते हैं, एटॉमिक मास जानते हैं, और इसका वैलेंसी निकालना सीखते हैं। तो इसके अंदर कार्बन जो एलिमेंट है, इसका कार्बन एलिमेंट जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, C से। और जैसा कि ये दिख रहा है तो कार्बन एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका 6 होता है। मतलब ये पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने नंबर पे आता है, 6th नंबर पे आता है। ये कार्बन जो है वो कितने नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल पे, 6 नंबर पे। और इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका एटॉमिक मास जो है वो 12U है, मतलब 12 यूनिफाइड। फिर है उसके बाद वैलेंसी जो है, वैलेंसी इसकी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है इस कार्बन की। ठीक है, तो इसमें जैसे ये पूरा इसको कैसे एलिमेंट को हम लिख सकते हैं, तो ये 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, जो 12 है इसका एटॉमिक मास है, और जो कार्बन एलिमेंट है उसका सिंबल क्या होता है, C होता है, मतलब C से क्या होता है, कार्बन। अब इसमें क्या है कि जो कार्बन है इसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है। ये कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होता है। जैसे आप क्लास 9th में तो पढ़े होंगे कि इसका वैलेंसी कैसे निकालते हैं कि KLMN जो शेल लिखते हैं KLMN। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। तो K में क्या कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और L में कितने दे देगा, 4। तो इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसको लिख देंगे +-4। क्यों, जो कार्बन जो है उसका जो बाहरी वाली सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल होती है उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही ये लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, +-4 लिख देते हैं ये कार्बन के ऊपर। अब ये कार्बन ने क्या कर दिया, अपनी एक अलग अलग प्रॉपर्टी बना रखी है कार्बन ने। कार्बन एक अलग ही प्रकार का एक एलिमेंट है, तो उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर ही बना दिया जिसका नाम है कार्बन इट्स कंपाउंड। तो देखो अब कार्बन की वर्सटाइल नेचर क्या है, कार्बन की खूबी क्या है इसके अंदर। तो जो कार्बन है, कार्बन हैव इट्स एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म। जैसे वो चेन में भी अपना कंपाउंड बना सकता है, ब्रांच में भी बना सकता है, और एरोमेटिक भी बना सकता है, मतलब वो बेंजीन में भी क्या कर सकता है, कार्बन बना सकता है अपने। तो इसकी खुद की एबिलिटी क्या है, ये चेन में भी जुड़ सकता है और ब्रांच में भी जुड़ सकता है, और ये सर्कल फॉर्म में भी कार्बन क्या हो सकता है, ये जुड़ सकता है। फिर है जैसे टेट्रावैलेंसी, इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी, वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 वैलेंसी होगी। अब 4 वैलेंसी है, अब जितनी वैलेंसी होगी वो एलिमेंट उतना ही क्या करता है, बॉन्ड को बनाता है। जैसे अब इसे 4 वैलेंसी है, इसका मतलब ये कितने कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ये बना रखा है 4, और ये मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएगा, कार्बन 4 बनाएगा। हमेशा जो कार्बन है वो 4 ही बॉन्ड बनाता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बना ले, क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 है।
तो वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, और वो 5 बॉन्ड भी नहीं बना सकता क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो उसकी खुद की एबिलिटी है वो कितना है, 4 ही बॉन्ड की है। ठीक है, इतना हो गया। अब टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, कार्बन कैन बी फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड एंड अटैच विद अदर एटम्स। वो क्या कर सकता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो वो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कितने जुड़ सकता है, 1 2 3 4। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, अलग अलग 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। फिर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, कार्बन इट्स कैन फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच और स्ट्रक्चर एंड रिंग। जो कार्बन है वो लंबे लंबे बॉन्ड बना सकता है, चेन बना सकता है, और वो ब्रांच में भी दिख सकता है। ब्रांच कैसे दिखेगा, जैसे मान लो कि चेन है हमारे पास ऐसे कार्बन की, अब इसके बीच में एक कार्बन जुड़ गया तो ये कहलाता है ब्रांच। और रिंग क्या कहलाता है, रिंग का मतलब वो ऐसे सर्कल के फॉर्म में हो, तो ये क्या है, रिंग, जैसे बेंजीन होता है एक रिंग। ये दो प्रॉपर्टी हो गई इसकी। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जो कार्बन है वो कार्बन के पास क्या होता है, कार्बन हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर। जो कार्बन की जो फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला वो सेम होगा, लेकिन वो दिखने में कैसा होगा, अलग होगा। जैसे ये कंपाउंड पूरा एक बड़ा सा बना हुआ दिख रहा है, इसके अंदर क्या है कि जो कार्बन है वो बड़े बड़े क्या बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है, और ये कितने बड़ी भी बॉन्ड बना सकता है। ये बात पता चल गया कार्बन की वर्सटाइल नेचर। आगे देखो, वर्सटाइल नेचर के बाद है कार्बन की, जो कार्बन जो है इस चैप्टर के अंदर कार्बन और क्या बोलते हैं हाइड्रोजन के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है। क्यों, क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हमेशा उसके साथ रहेगा हाइड्रोजन, तो इसको बोला गया पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब तो वही सी हो गया कार्बन। अब यही कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे, मतलब मिलेंगे, तो ये क्या बना देंगे, हाइड्रोकार्बन को बना देंगे। अब इस हाइड्रोकार्बन क्लास 10th में कितना पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड द कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स, एज भी अल्काइन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, और क्या नाम है, अल्केन हो सकता है, एल्कीन और अल्काइन। ये अलग अलग क्या है, कार्बन की एक अलग अलग बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है। और ये कैसे दिख सकता है, एरीन्स में भी दिख सकता है, जैसे एरोमेटिक, जैसे बताया बेंजीन के अंदर दिख सकता है कार्बन, और वेयर नेम्ड फॉर देयर इज फ्रेगनेंट और सीड्स और व्हेन फर्स्ट इज डिस्क्राइब। अब ये जो कार्बन है वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीजों में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जैसे क्या है, हम जो भी चीज घर के अंदर 90% चीजें जो हम घर में देख सकते हैं, ठीक है, और उसको हम छू सकते हैं, तो उसके अंदर डेफिनेटली उसके अंदर क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा। कोई भी चीज ले लो, अब उसको जलाने के बाद उसके अंदर से कोई भी काला काला पदार्थ निकलता है, तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, उस वस्तु के अंदर, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा। इतना बात पता चल गया हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्कीन ये तो पता चल गया। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ रूल बनाए गए। जैसे मान लो कि एक कार्बन है तो उसका नाम एक अलग रखेगा, और 2 कार्बन है तो उसका नाम अलग रहेगा, 3 कार्बन है तो उसका नाम क्या रहेगा। ऐसे एक सीरीज बनाई गई जिसमें जब हमारे पास एक कार्बन होगा, सिंगल कार्बन C1 होगा, तो उसका एक कार्बन का नाम होता है मिथ, और 2 कार्बन होंगे तो उसको कहेंगे इथ, जब 3 कार्बन होंगे तो उसको कहेंगे प्रोप, और 4 कार्बन हो तो ब्यूट, और 5 कार्बन होंगे तो पेंट हो जाएगा, और जब 6 कार्बन हो जाए तो उसको हेक्स कहते हैं, और 7 हो जाए तो हेप्ट कहते हैं, 8 हो जाए तो ऑक्ट, और 9 हो जाए तो क्या बोलते हैं, नॉन, और C10 हो जाए मतलब उसको कहते हैं डेक। ये गिनती हो गई टोटल, और आप सबको 10 तक ये क्या करना है, इसको याद रखना है, तभी आगे जाके IUPAC नेमिंग, नाम हम कैसे लिखना है किसी कंपाउंड का, तभी वो आएगा। तो ये मेन तो यही है कि इस वाले को क्या करना है, पहले आपको ये याद करना है कार्बन वाले में, ठीक है। तो ये 10 तक तो कार्बन एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि साइंटिस्ट ने क्या करा है, इसको एक फार्मूला दिया, ठीक है। जब कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब एक सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसको कह देंगे हम एल्केन। और इस एल्केन का फार्मूला क्या है, जर्नल फार्मूला, जैसे CnH2n+2, ये इसका फार्मूला हो गया। और इसके पीछे क्या लिखेंगे सफिक्स में, एन शब्द। और एल्कीन में सेम वैसा ही है, बस यहाँ +2 हट जाएगा तो CnH2n, ये इसका जर्नल फार्मूला है। और इसका एंड किससे करते हैं,
ENE इन से। और एल्काइन में क्या है, एल्काइन में क्या है CnH2n-2 और इसका सफिक्स में क्या यूज करेंगे YNE। तो ये हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये इसका नाम है लिखने का कंपाउंड। फिर है अब इसमें जैसे कि बताया कि IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से और IUPAC नेमिंग पूछा जाएगा क्लास 10th में और ज्यादातर यही आता है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग कैसे करना है कि नाम कैसे लिखना है कंपाउंड का। तो नाम कैसे लिखना है ये देखो सिर्फ बताता हूं कि जब कार्बन एक होगा, जब कार्बन कितना रहेगा सिंगल कार्बन रहेगा और उसका जो हाइड्रोजन है वो कितना है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखोगे तो जो कार्बन है, कार्बन का एल्केन में, एल्केन जो है, एल्केन में क्या होता है कि जितना कार्बन होता है, जितना कार्बन होगा, कितना कार्बन एलिमेंट, उसमें क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई 2 करके उसमें +2 कर देंगे। उतने ही क्या होंगे इसके अंदर हाइड्रोजन होंगे। जैसे मान लो एक कार्बन है, एक कार्बन है तो एक का दुगना कितना होगा 2 और उसमें +2 कर देंगे तो उतना ही क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो Cn और इन दोनों को 2 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 4। इसका मतलब जब कार्बन का दुगना करके +2 होगा उसके अंदर, उसका मतलब वो एल्केन होगा। तो देखो एक कार्बन है और हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, एक का दुगना करके +2 है तो ये हो गया मीथेन। ऐसे ही क्या है जितना कार्बन 2 है उसका दुगना करके +2 है तो ये हो गया इथेन। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसे ही करते करते प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन और 9 के लिए नोनेन और 10 के लिए डाइकेन। ये हो गया एन की बात। और एन में क्या है, एन में क्या है जैसे कार्बन का जितना होगा उसका दुगना ही क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो इसका मतलब वहां पे जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ डबल बॉन्ड होगा पहला बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ये बात पता चल गया। अब इसमें क्या है एल्की, जैसे इथीन होगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डाइकीन। ये हो गया इन वाली बात। ठीक है, इतना हो गया। IUPAC नेमिंग ऐसे लिखना है इसके अंदर। अब इसी के अंदर क्या है कि अब ये जो बॉन्ड है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाले, इसको 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला कैटेगरी है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, सैचुरेटेड का मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड रहेगा, यही क्या कहलाता है एल्केन कहलाता है। ठीक है, और इसी को सैचुरेटेड कहते हैं। और द सिंपलिसिटी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है का हाइड्रोकार्बन की विद सिंगल बॉन्ड एंड यूज्ड इन द फ्यूल एंड नेम्ड बाय देयर इज नंबर ऑफ कार्बन आइटम। जो कार्बन है उसके बीच में क्या रहेगा सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसका मतलब वो क्या है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे ये बीच में एक सेंटर कार्बन है, एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड ऐसे बना रखा है, एक ऐसे बना रखा है, एक ऐसे बना रखा है, एक ऐसे बना रखा है, इसका मतलब ये सारे के सारे सिंगल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो उसको लिख देंगे मिथ, और सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसको लगा देंगे एन। तो ये नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथ एन। ये सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात है। अब यहाँ पे क्या है, मान लो अब डबल और ट्रिपल आ जाए तो उसी को कहते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन डबल एंड ट्रिपल कार्बन बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल हो या तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन होता है और विद डबल बॉन्ड, एल्कीन जो होगा उसमें डबल बॉन्ड होंगे और उसका फार्मूला क्या है, ये वाला है जनरल फार्मूला जैसे पीछे बताया। और एल्काइन में क्या रहेगा, विद ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसका फार्मूला है CnH2n-2, इसमें -2 हो जाता है। विद इथीन, जैसे इथीन होता है, इथाइन होता है, और बिगिनिंग टू सिंपलेस्ट एल्कीन का। अब एल्कीन में क्या है, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका यूज करेंगे सफिक्स में क्या YNE, और डबल के लिए क्या करेंगे, डबल के लिए करेंगे इन और ट्रिपल के लिए करेंगे YNE, आइन करेंगे। तो यहाँ पे नाम है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन कितने इसमें 2 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा इसके अंदर भी क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये जो नाम है पूरा क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथ और ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया इथाइन। ऐसे ही क्या करना है, इसका नाम लिखना है, नेमिंग लिखना है।
अब इसमें कुछ बात आई, जैसे कार्बन है, अब उस कार्बन के अंदर क्या है, कुछ एलोट्रॉप्स की बात करेगी। एलोट्रॉप्स का मतलब जो कार्बन है वो कौन कौन सी चीज जो है वो कार्बन से मिलकर बनी होती है, जिसमें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जिसमें एलोट्रॉप्स में सबसे पहला पढ़ रहा है हमारे पास डायमंड। डायमंड जो है एक प्रकार का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। एक प्रकार का क्या है, जो डायमंड जो होता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, डायमंड की अंगूठी पहनते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं, और देखा ही होगा कि क्या बोलते हैं, गले वाले में लड़कियां जो होती हैं वो क्या करते हैं, ज्वेलरी पहनती है डायमंड की। तो ये जो डायमंड है वो एक प्रकार का किससे बना हुआ है, पूरा एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसके अंदर प्योर कार्बन पाया जाता है, प्योर है वो भी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ये क्या नहीं करता, कैन नॉट बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या करता है, अपने आप को मतलब अपने शरीर से क्या नहीं करने देगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देगा। और क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्ड नेचर का है, मतलब इसको तोड़ने को चाहे तो डायमंड को क्या कर सकते हैं, हम तोड़ नहीं सकते। इतना बात पूरा चल गया। आगे क्या है, ट्रांसपेरेंट इन नेचर, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब इसके हम डायमंड के आर पार देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो। अब इसके क्या है, कुछ यूजेस है कि यूज कहाँ करते हैं। पहले इंडस्ट्रियल में जो ग्लास की कटिंग होती है, जैसे जो डायमंड जो है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अब हार्ड होने के कारण इसको क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री में ग्लास व्लास काटते हैं, तो छोटा सा डायमंड का यूज करके वो क्या करते हैं, उस ग्लास को कट करते हैं, तो ग्लास कटिंग में यूज करते हैं। और सेकंड जो इसका है वो ज्वेलरी शॉप में यूज करते हैं, जो ज्वेलरी वाली पहनते हैं, अंगूठी अंगूठी हो गया, तो ये सारे इसमें हम डायमंड का यूज करते हैं किस एरिया में, तो इंडस्ट्री में कटिंग के लिए यूज करते हैं और साथ ही साथ ज्वेलरी में करते हैं। फिर है उसके बाद सेमी एक प्रकार का है जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट। अब जो ग्रेफाइट होता है वो कहाँ पाया जाता है, ये तो हमने देखा ही है बचपन में, ये पेंसिल, ये पेंसिल के जो आगे वाला जो टिप होता है, ये ब्लैक पार्ट, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। अब इस कार्बन का नाम क्या दिया गया है इसके अंदर, ग्रेफाइट, इसको ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है, ये क्या करता है, कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेता है, ये कंडक्ट कर, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और ये वीकेस्ट नेचर का होता है। वीकेस्ट का मतलब हम इसको इजिली क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन डायमंड जो था उसको डायमंड में क्या नहीं कर सकते हैं, इजिली तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्रेफाइट को तोड़ सकते हैं। और इसके अंदर ओपेक सरफेस होता है। ओपेक का मतलब इसको हम आर पार जो है, ये पेंसिल का जो आर पार है, भाई पेंसिल आगे रख दिया, बहुत बड़ी पेंसिल रख दिया, वो पेंसिल है तो उसको हम आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसका जो मीडियम है वो क्या है, ओपेक है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पेंसिल के टिप पे पाया जाता है। पेंसिल के जो ऊपर वाली जो टिप होती है, जैसे ये कोना दिख रहा है, इसके अंदर पाई जाती है क्या, ग्रेफाइट। और ये कुछ पाई जाती है कहाँ पे, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इन बैटरीज। अब जैसे बैटरी होता है, जब बैटरी को आप खोल के देखोगे तो उसके अंदर भी देखोगे तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक जो एक पाउडर पड़ा होता है, उस पाउडर को कहा जाता है यहाँ पे ग्रेफाइट कहा जाता है। उसके अंदर भी क्या होता है, उस बैटरी के अंदर ग्रेफाइट भी पड़ा हुआ होता है, तो ये हो गया ग्रेफाइट। और इसका डायग्राम देखो, अब इसमें क्या है, जैसे ये कार्बन ऐसे लगे हुए, अब ये जो होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होती है कार्बन की, ये काफी थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, इसलिए ये वीक होता है, वीक नेचर का मतलब ये कमजोर होता है। तो यहां से यहां तक देखोगे तो बहुत ज्यादा क्या है, इसके बीच में गैप है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इजिली ग्रेफाइट को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और ये बहुत सारे अलग अलग क्या करते हैं, इसमें गैप रहता है। अब यहाँ पे पूछा भी जाता है कि इनके बीच में एक फोर्स होता है, ग्रेफाइट के बीच में, उसको कहा जाता है वंडरवॉल फोर्स। जो वंडरवॉल फोर्स है, फोर्स जो है वो ग्रेफाइट के बीच में ही क्या करता है, यहाँ पे लगता है। और जो वंडरवॉल फोर्स जो है वो एक प्रकार का वीकेस्ट फोर्स है, बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, इसको इजिली हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इस ग्रेफाइट को इतना कम लगाना पड़ता है इस ग्रेफाइट के बाद फोर्स। फिर है उसके बाद देखो, फिर है कंबशन। कंबशन क्या है, अब ये जो कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना, उसी को कहा जाता है कंबशन। कंबशन के अंदर हम किसी भी चीज को जला रहे हैं, उसी को कहला जाएगा कंबशन कहला देगा। चाहे वो कार्बन को जलाओ, चाहे कपड़े को जलाओ, चाहे किसी भी चीज को जलाओ, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास कंबशन कहलाएगा। तो देखो कंबशन में कुछ जैसे टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर, पहला कि कंबशन जो है वो किसका कराना है, कंबशन कराना है कार्बन का। कार्बन को, कोई भी कार्बन वाली चीजें जैसे जिसके अंदर कार्बन पाई जा रही है, जैसे कोयला वोयला हो गया, कोयला जो होता है उसको क्या करेंगे, जब जलाते हैं
कोयला को जलाने, अब किसी भी चीज को जलाएंगे तो तुम सबको पता है कि जलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, कौन से गैस की जरूरत पड़ती है। तो जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बन और जब ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब इसको जब जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो जब जलाएंगे तो जलाने के बाद कौन सी गैस निकलेगी, CO2। तो ये एक प्रकार का क्या है, कंबशन है। अब यहाँ पे ये जो है CH4 क्या है यहाँ पे, मीथेन। अब जो मीथेन है इसको क्या कर रहे हैं, इसको भी जला ही रहे हैं। अब जला रहे हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। ऑक्सीजन रिएक्शन कराने के बाद इसमें क्या बनता है, CO2 और प्लस में वाटर बन जाता है। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ कुछ पानी बन जाएगा। और इसकी कुछ क्या है, जैसे ये फॉर्मूला जो है C2H5OH, ये कहलाता है अल्कोहल। अल्कोहल भी कह सकते हैं, साथ ही साथ इसको एथेनॉल भी कहते हैं, दोनों बात बराबर है। तो अल्कोहल और एथेनॉल को भी क्या करेंगे, जब जलाएंगे तो बनेगा CO2 और वाटर बनेगा। इसका मतलब जब हम किसी भी चीज को जलाएंगे तो उसके अंदर पाया क्या जाएगा, कार्बन पाया जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाएगा और साथ ही साथ उसके अंदर क्या निकलेगा, थोड़ा सा पानी जरूर निकलेगा उस रिएक्शन के अंदर। तो ये हो गया कंबशन, ठीक है। और कंबशन में दिख ही रहा है, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं, इसका सोर्स है किसका, ऑक्सीजन का, यहाँ से O2 मिलेगा और नीचे से कुछ फ्यूल का मतलब हम जिसको जला रहे हैं, अब इधर से देनी पड़ेगी इसको हीट। तो इसको क्या हो जाएगा, इसके बीच में क्या होने लग जाएगा, कंबशन होना शुरू हो जाएगा। और कंबशन के अंदर क्या बन जाएगा, CO2 और प्लस ऑक्सीजन, जैसे हरी रिएक्शन में यहाँ पे बन ही रहा है। अब देखो कि जो कार्बन है, जैसे कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अब जो कार्बन है वो क्यों नहीं करता कि 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब अपनी वैलेंसी अपनी 4 कर देगा, इसका मतलब दे देगा, तो उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। और नहीं बचेगा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जो वो एटम है वो स्टेबल मतलब होएगा ही नहीं, ऐसा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट या कोई चीज ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा थोड़ा। तो ठीक है, तो इसके अंदर दिया गया है कि वाई कार्बन कैन बी नाइदर फॉर्म C+, जिसको क्या कहते हैं कैटायन, और नॉर भी क्या करेगा C4- एनायन। कार्बन क्यों नहीं अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है और ना ही क्यों नहीं लेता, तो ये मेन कारण है। और ये आने के जो सवाल है ये बहुत ज्यादा संभावना है। तो देखो, कार्बन कैन नॉट बी लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, ये अपने शरीर से 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसको निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू बी रिमूव ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन को अपने शरीर से निकालना चाहता है, तो उसके अंदर जो शरीर की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या कर सकता है, कार्बन अपने शरीर से एनर्जी को क्या करेगा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो कि ये लॉस करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन को, ना ही क्या कर सकता है, ये गेन कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है, इट कैन नॉट बी गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता और ना ही लॉस भी कर सकता है। ठीक है, बिकॉज ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 6 प्रोटॉन, और 6 प्रोटॉन कैन नॉट बी होल्ड ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि KLMN है। अब KLMN है तो ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरे में 6, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके मतलब 6 नहीं 4। अब जो क्या है 2 दे देगा, ये 4, तो 4 2 6 हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मान लो ये ले लेता है, नेगेटिव में आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव में, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 और 2 6, मतलब क्या नाम है, 4 और 4 8 और 2 10 हो जाएंगे, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। और लेकिन इसके पास प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन जो है वो तो 6 ही प्रोटॉन है, और 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, वो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ ये लॉस कर दे 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन पे तो इसका एटम जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसलिए जो कार्बन है वो क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड को बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड को बनाता है। यही कोवैलेंट बॉन्ड को बनाता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है किसी दूसरे से, ये शेयरिंग करता है कोई अदर एलिमेंट के साथ। ये काम करता है कार्बन।
ठीक है। और ये कार्बन की खूबी है कि ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना ही देता है ना ही लेता है। ये इसके पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, ये इसलिए क्वेश्चन बना दिया है। अब कुछ इस रिएक्शन का पार्ट है जिसमें इस चैप्टर के अंदर मेन क्या है, 3 रिएक्शन पढ़ने, जिसमें पहला रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फिर है सोपनिफिकेशन, फिर है उसके बाद कुछ रिएक्शन है एथेनोइक एसिड के साथ। मेन का मेन क्या है, इसको 3, और इसको तीनों रिएक्शन को आप सबको क्या करना है, याद करना है इस तीनों रिएक्शन को। तो पहला रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन जो है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एस्टरिफिकेशन का मतलब कि इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है, मान लो नहीं दिख रहा तो इसको लिख देता हूं, CH3COH, और इसके साथ क्या कर देते हैं CH5OH। ये क्या कर देंगे, इसके साथ जब रिएक्शन कर देते हैं तो इससे क्या बनता है, एक जब एक दो अलग अलग चीजों को मिलाते हैं जिसमें एथेनोइक, और इसकी स्मेल जो होती है एथेनोइक एसिड का पता है तुम सबको, एथेनोइक जो होती है जो छिड़के उड़के में डलती है, जो क्या बोलते हैं चौमिन ओमिन जो होती है, वो छिड़का जो होता है उसके अंदर एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, या एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। और उसके अंदर क्या होता, अब एथेनॉल जो है, इन दोनों की स्मेल क्या होती है, बहुत ज्यादा बेकार होती है, इसकी बैड स्मेल होती है। तो ये क्या करेंगे, आपस में दोनों जब रिएक्शन करती है तो ये क्या बना देती है, एक एस्टर को बनाती है, और साथ ही साथ वाटर को क्या करेगी, अपने शरीर से निकाल देगी। अब ये एस्टर का जो फॉर्मूला वो क्या होगा, C2 नहीं C2 नहीं, CH3CO C2H5, ये एस्टर का फॉर्मूला है। अब ये जो एस्टर है ये बहुत ज्यादा, मतलब इसको जब स्मेल में होता है तो एस्टर जो होता है बहुत ज्यादा खुशबूदार होता है, मतलब इसकी स्मेल जो होती है बहुत अच्छी होती है इस एस्टर की। तो जब एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को जब मिलाते हैं तो इसके अंदर क्या बनता है, एस्टर। इसी रिएक्शन को कह देते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन। सोपनिफिकेशन में क्या है, अब यही जो हमारा एस्टर जो बना है, ये रहा एस्टर CH3COOC2H5, ये इसको क्या नाम है, इथाइल एसीटेट भी कहते हैं, इथाइल एथेनोएट भी कहते हैं इसको। अब इसके साथ हमने रिएक्शन करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कुछ हीट दे दी। हीट के बाद ये क्या बन जाएगा, क्या बोलते हैं, सोडियम एथेनोएट बन जाएगा, और साथ ही साथ अल्कोहल भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, या सोडियम एसीटेट भी कहते हैं सोडियम एथेनोएट को। तो ये जो बन जाएगा इसको हम यूज कर सकते हैं, यूज भी करते हैं, जैसे सोप जिसे कहते हैं, साबुन आबुन वाले, जैसे जो भी साबुन आबुन होता है उसके अंदर सोडियम एसीटेट का यूज किया जाता है। ये हो गया किसमें, सोपनिफिकेशन के अंदर। और इसके अंदर मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। इसको आपको पूरा रिएक्शन इसको याद करना है। फिर है एक रिएक्शन जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन और हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कौन सी है, व्हाट इन दिस प्रोसेस इज, क्या नाम है, इन दी हाइड्रोजन इज अ वेजिटेबल ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल में जैसे हो गया टिपिकली कंसिस्ट क्या कर सकते हैं, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। ये क्या कर सकते हैं, कार्बन चेन को क्या कर सकता है, ये बना सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, हाइड्रोजिनेशन में क्या है कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। क्या करते हैं इसमें, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। कहाँ गया चाबी, अरे वो ताले में होगा, ताले में। तो इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पे इथेन है, इथीन है भले, CH मतलब C और डबल बॉन्ड C है, मतलब ये इथेन है। इसमें क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को हम ऐड कर देंगे, और हाइड्रोजन को जब ऐड करेंगे तो इसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये किस में बदल जाएगा, इथीन से, मतलब इथीन से बन जाएगा ये किसमें, इथेन में बन जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन के बीच में देखोगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन की वैलेंसी पूरी 1 2 3, मतलब ये टोटल पूरा क्या हो जाएगा, और इतने तो हाइड्रोजन पीछे हाई 6 हाइड्रोजन होगा, तो ये बन गया हमारे पास इथेन बन गया। तो मतलब जब कभी भी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में बन जाए और उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गए होंगे, हाइड्रोजन पहले देखोगे तो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, अब 4 है, और यहाँ पे कितने ऐड हुए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो यही क्या कहलाता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए। फिर है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एलिमेंट से हमने क्या कर दिया, किसी एलिमेंट को बाहर कर दिया। तो देखोगे पहले यहाँ पे ये जो है
CH3OH है, ठीक है। तो यहां से क्या कर दिया, OH को हमने बाहर कर दिया और इस Br को क्या कर दिया, इसके साथ जोड़ दिया, तो बन गया CH3 और Br और साथ में साथ पानी क्या हो गया, बाहर की ओर निकल गया। अब यहाँ मीथेन है और ये Cl2, तो मीथेन में से हाइड्रोजन क्या कर देंगे, बाहर निकाल दिया इसका, और ये Cl इसके साथ जुड़ गया, तो ये बना दिया CH3Cl बना दिया। और जो क्या नाम है, एसिड जो है वो निकाल दिया। अब इसका क्या है, जो IUPAC जो है, IUPAC नेमिंग के कंपाउंड को नाम लिखना है, वो क्या करेंगे हम इसको नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें उसके अंदर कई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना, नाम हम नेमिंग कैसे लिखना है कंपाउंड का, तो ये नेक्स्ट के पार्ट में होगा। अब जो है ये जो चैप्टर है थ्योरी वाला पार्ट, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर पूरा जो कार्बन के चैप्टर, कार्बन के अंदर जो भी है ये पार्ट जो थ्योरी वाला है वो सारा का सारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और सेकंड पार्ट इसका आएगा कुछ दिनों में, 1-2 दिन बाद, कि जिसमें IUPAC जो नेम है वो क्या हो जाए, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो ये चैप्टर जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और इसके जो पूछने की संभावना है पेपर में, जैसे प्री बोर्ड में या बोर्ड में, ये इससे बहुत ज्यादा सवाल आ सकते हैं। तो थैंक यू।